नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इतिहास का 5वां अध्याय राजा, राज्य और प्राचीन गणराज्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कैसे कुछ लोग राजा बने, उसके बाद जनपद और महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम कर व्यवस्था, कृषि में परिवर्तन और मगध व वज्जी महाजनपदों के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर व्यवस्था के बारे में, यानी महाजनपद काल में कर व्यवस्था कैसी थी। महाजनपदों के राजा विशाल किलों का निर्माण करवाते हुए बड़ी बड़ी सेनाएं रखते हैं। इसके लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों को भी नियुक्त करना पड़ता है। इन सब के लिए महाजनपद के लोगों द्वारा राजा को नियमित रूप से जो उपहार दिए जाते उससे काम सुचारू रूप से नहीं चलता, इसलिए राजाओं को कर व्यवस्था को लागू करना पड़ा। कर व्यवस्था में फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग यही कार्य करते हैं। तो फसल उपज पर 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा जाता था। यानी कर व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कर था जो फसलों पर लगाया गया कर था, क्योंकि अधिकांश लोग थे वो खेती का काम करते, और फसल उपज पर जो कर लगाया गया वो 1/6 हिस्सा था, और इस कर को भाग कहा जाता था। इसके बाद दूसरा कर था कारीगरों पर लगाया गया कर, जिसे श्रम के रूप में चुकाया जाता। इस कर व्यवस्था में सुनार, बुनकर व लोहार आदि को महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता। कारीगरों पर जो करता, उसके बाद व्यापारियों को सामान खरीदने व बेचने पर कर देना पड़ता। व्यापारियों के बाद पशुपालकों को जानवरों व उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता। उसके अलावा आखेटक व भोजन संग्राहक को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं में से कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कर था वो तो 1/6 भाग फसली उपज पे था, और जिसको हम भाग कहते हैं। उसके अलावा कारीगरों पर जो कर लगाया जाता वो श्रम के रूप में था। कारीगरों का जो कर था वो श्रम के रूप में था, यानी उन जितने भी प्रकार के कारीगर थे सभी को महीने में एक दिन राजा के यहाँ जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ती। व्यापारियों को सामान खरीदने व बेचने पर कर देना पड़ता। उसके अलावा पशुपालकों को जानवरों व उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता। और जो आखेटक थे यानी शिकारी लोग थे या भोजन संग्राहक जो जंगलों से जड़ी बूटियां, फल फ्रूट आदि संग्रह करते, उनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं में से कुछ हिस्सा राजा को कर के रूप में देना पड़ता है। कर व्यवस्था के बाद अब देखते हैं कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन दो प्रकार के हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन है, जिसमें पहला था हल की फाल लोहे की बनाई
जाने लगी। महाजनपदों के प्रारंभिक काल से पहले हल थे, जैसे ये हल इस प्रकार का होता, इस हल में ये जो फाल होती, ये जो नुकीला हिस्सा होता जो जमीन में चलता है, ये लकड़ी के बनते, लेकिन महाजनपद काल में ये जो फाल है ये लोहे का बनने लगा, फाल है वो लोहे का बनने लगा। इससे क्या हुआ, जमीन की जुताई आसानी से होने लगी और कम समय में ज्यादा जुताई होने लगी और फसलों की उपज है वो बढ़ गई। अर्थात लोहे की जो फाल बनेगी उससे लोगों को फसलों की उपज में वृद्धि हुई। ये इसका महत्वपूर्ण फायदा था। दूसरा जो परिवर्तन आया वो धान के पौधों का, धान के पौधों का रोपण शुरू किया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पहले की तुलना में अब जीवित पौधों की संख्या ज्यादा होने लगी, जीवित पौधे ज्यादा होने लगे। यानी सीधा बीज छिड़कते उसमें सारा बीज उगता नहीं, लेकिन जब पौधे तैयार करके उनका रोपण किया जाता है तो उसमें जीवित पौधों की संख्या है वो बढ़ गई और उससे फसल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। और कृषि कार्य में जो काम होता वो ज्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर आदि इनमें काम करते हैं। अब हम मगध साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। लगभग 200 सालों में मगध एक शक्तिशाली जनपद बन गया। यह जो मगध साम्राज्य है अपनी किताब का मानचित्र 4 है उसमें दर्शाया गया है। ये भारत के इस भाग में जहां पर गंगा नदी, गंगा व सोन नदी, इन दोनों के जो भाग है इस भाग के मध्य में यह स्थित था। इन नदियों के जल की सहायता से यातायात, जल वितरण व जमीन का उपजाऊ होना, यानी इन नदियों की वजह से यातायात, बारहमासी नदियां थी जिसके कारण नदियों में यातायात के साधन आसानी से चलाए जा सकते थे, यानी नाव से सामान लाया या ले जाया जाता। उसके अलावा जल वितरण, फसलों के लिए जल आसानी से उपलब्ध हो जाता और नदियों द्वारा जो मिट्टी आके नदियों के किनारे जमती तो इस क्षेत्र में। इसके साथ ही मगध का एक हिस्सा है वो जंगल के रूप में था, यानी एक बड़ा हिस्सा है वो जंगल के रूप में भी था जहां से हाथियों को पकड़कर लाया जाता, प्रशिक्षण देकर सेना में शामिल किया जाता। जंगल से हाथियों को पकड़ के लाना और सेना में शामिल करने से इनकी सेना काफी मजबूत या शक्तिशाली हो गई। इसके अलावा इन जंगलों से घर, गाड़ियां व रथ बनाने के लिए आसानी से लकड़ी मिल जाती है। इसके साथ ही ये जो मगध का क्षेत्र है इसमें लोहे अयस्क की खदानें भी थी। इन लोहा अयस्क की खदानों से जो लोहा प्राप्त किया जाता है उससे मजबूत औजार व हथियार बनाए जाते हैं। लोहे अयस्क की खदानें प्रचुर मात्रा में मिलती है जिससे प्राप्त लोहे से मजबूत औजार व हथियार बनाए जाते हैं। मगध में 2 शक्तिशाली शासक हुए जिनमें पहले हैं बिंबिसार, उसके बाद है अजातशत्रु। ये जो शासक है वो
अन्य जनपदों के क्षेत्र को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इनके अलावा एक और शासक था महापद्म नंद। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार में बहुत सारे प्रयास किए हैं। महापद्म नंद ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में अपने साम्राज्य को फैलाया। मगध साम्राज्य की राजधानी कई वर्षों तक राजगृह नामक स्थान पर रही, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित राजगृह नामक स्थान पर मगध साम्राज्य की कई सालों तक राजधानी रही है। बाद में इस राजधानी को पाटलिपुत्र कहा जाता है। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर आवेश। प्रारंभ में राजधानी राजगृह और उसके बाद राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हो गई, जिसको वर्तमान में हम पटना कहते हैं। मगध के बाद दूसरा महाजनपद है वज्जी। यह महाजनपद मगध के पास में ही स्थित था और इसकी राजधानी थी वैशाली, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। वज्जी साम्राज्य की राजधानी वैशाली थी। और इस साम्राज्य में यहाँ एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता। शासन व्यवस्था यानी वज्जी साम्राज्य में एक अलग शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता। ये जो गण शब्द है, इसका प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण शब्द का प्रयोग है वो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। इसके साथ ही संघ है वो इसके लिए संगठन या सभा। संगठन या सभा के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है और गण है वो कई सदस्यों वाला समूह था, उसको गण कहते हैं। तो वज्जी साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो गण या संघ कहलाती है। गण या संघ में कई शासक होते हैं। गण या संघ में कई शासक होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि गण या संघ में कई शासक होते। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता और ये राजा है वो कई अनुष्ठानों को एक साथ आयोजित करवाता। अनुष्ठान एक साथ आयोजित करवाते हैं। और संघ या सभाओं में किसी मुद्दे पर बहस, वाद विवाद या चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये जो राजा थे वो आपस में चर्चा करते और उन समस्याओं को हल करते हैं। इसके साथ ही स्त्रियों, दासों व कामगार को सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों, दासों व कामगार को ये जो सभा होती, सभा या संगठन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। बुद्ध और महावीर संघ या गण से संबंधित है। यानी बुद्ध व महावीर दोनों ही संघ या गण से संबंधित है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगले 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे। इस चीज को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं।
यानी दीर्घ निकाय नामक जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है उसमें भगवान बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। जैसा कि हमने मगध साम्राज्य में पढ़ा था, अजातशत्रु नामक जो शासक था वो भी इस वजी महाजनपद को कई बार जीतना चाहता था। एक बार उसने भगवान बुद्ध से इस साम्राज्य को जीतने के लिए सलाह के लिए अपने लोगों को भेजा। कई शक्तिशाली राजा है वो इन महाजनपदों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य आज से लगभग 1500 साल तक चला। आज से लगभग 1500 साल तक चला। ये जो वज्जी और मगध साम्राज्य इनका जो शासन था वो लगभग आज से लगभग 1500 साल तक चला। उसके बाद गुप्त शासकों ने ये जो गण और संघ है इन पर विजय हासिल की। गुप्त शासकों ने गण व संघ पर विजय हासिल की, अपने साम्राज्य में बुलाया। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।